क्लास मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लास मोहम्मद फारूक, सहर सईद, तहरीम जफर। जी सर, आ रही है। ऑलराइट। ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने एल्गोरिदम एनालिसिस पे डिस्कशन शुरू की थी, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक क्विक रीकैप। एल्गोरिदम एनालिसिस होता क्या है? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कि बेसिकली कोई भी आपका प्रोग्राम है तो उसका एक रनिंग टाइम होता है। रनिंग टाइम का क्या मतलब है कि जो जो उसका इनपुट साइज इंक्रीज करेगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। पर इनपुट साइज के मुकाबले में वो कितना इंक्रीज करते हैं वो फर्क हो सकता है। यानी एक इंक्रीज हो सकती है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है कि अगर आपका इनपुट साइज जो है वो 5 से इंक्रीज किया है तो आपका जो रनिंग टाइम है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, वो भी 5 स्टेप्स से इंक्रीज कर जाएगा। अगर इनपुट साइज आपका 25 से इंक्रीज किया है तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो भी 25 से इंक्रीज कर रहे होंगे। तो ये लीनियर टाइम है।
कि जितनी इनपुट इंक्रीज कर रही है उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं। फिर आपका लॉगरिथमिक टाइम होता है। लॉगरिथमिक का क्या मतलब है कि इनपुट जो है, फॉर एग्जांपल आपके 8 नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 8 से इंक्रीज किए हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 8 से इंक्रीज नहीं करेंगे, वो 3 से इंक्रीज करेंगे। अगर इनपुट जो है नंबर ऑफ आइटम्स आपके 16 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 16 से इंक्रीज नहीं करेंगे, वो सिर्फ 3 से इंक्रीज करेंगे, सॉरी 4 से। ठीक है, यानी लॉगरिथमिक कि जितने इनपुट इंक्रीज कर रही है उससे कम जो है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं। फिर आपका कांस्टेंट टाइम था बिग ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम का क्या मतलब है कि आपके इनपुट जितनी मर्जी इंक्रीज कर जाए, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो उतने ही रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल है एन क्यूब एन स्क्वायर का, कि इनपुट साइज जो है वो अगर 5 से इंक्रीज कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 25 से इंक्रीज करेंगे। इनपुट साइज अगर 10 से इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 100 से इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो जो इनपुट इंक्रीज करती है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। कितने से इंक्रीज करते हैं वो बेसिकली बताता है कि आपका प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है। ठीक है, ये हमने बात की थी, और हमने बात ये भी की थी कि जब आप नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स वो एग्जैक्ट प्रिसाइज होना लाजमी नहीं है। यानी अगर दो लोग मेरे से बात कर रहे हैं अपने अपने प्रोग्राम की, एक कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम बेहतर है, दूसरा कहते हैं मेरा बेहतर है, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं चाहिए होती। यानी मैं ये नहीं दोनों से पूछूंगा कि एग्जैक्ट कितने स्टेप्स लगते हैं इस प्रोग्राम को रन करने में, मैं उनसे बस ये पूछूंगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने स्टेप्स लगते हैं। अगर वो कहते हैं कि बिग O ऑफ n स्टेप्स लगते हैं, तो बिग O का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करेंगे, पर इस लाइन से हमेशा नीचे रहेगा रनिंग टाइम। अगर इस लाइन से नीचे रह रहे हैं रनिंग टाइम, तो उसका मतलब है कि वो बिग O ऑफ n है, और ये अप्रोक्सीमेशन सफिशिएंट है। अगर प्रोग्राम इस लाइन से हमेशा नीचे रहेगा, तो मैं कहूंगा कि बिग O ऑफ n स्क्वायर है। यानी वर्स्ट केस में इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो इनपुट साइज को स्क्वायर कर दें तो उससे कम ही होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी इनपुट अगर 10 है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 100 से कम होंगे। इनपुट अगर 20 है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 400 से कम होंगे। एक और हमने बात की थी कि अगर आपका रनिंग टाइम का ग्राफ कोई इस तरह से है, तो असूली तौर पे वो बिग O ऑफ n भी है, विच मीन्स के जो जो इनपुट इंक्रीज करेगी वो उसका रनिंग टाइम इंक्रीज करेगा, पर इस लाइन से नीचे रहेगा हमेशा। पर वो बिग O ऑफ n स्क्वायर भी है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जो जो इनपुट इंक्रीज कर रही है, इस लाइन का रनिंग टाइम हमेशा इस लाइन से कम ही है। पर साथ हमने ये बात की थी कि अगर दोनों का ही बिग O है, तो फिर आप कहते हैं कि ज्यादा टाइटर बाउंड किया है। यानी आप कहेंगे कि यस, हमारा प्रोग्राम इवन दो n स्क्वायर से कम है, पर हम ज्यादा ज्यादा क्लोजर अप्रोक्सीमेशन देते हैं, एंड दैट इज हम कहेंगे कि बिग O ऑफ n है। यानी इस लाइन से रनिंग टाइम हमारा हमेशा कम होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कि हमने जो रनिंग टाइम की बात करते हैं, हम एग्जैक्ट स्टेप्स की बात नहीं करते, हम बिग O की टर्म्स में बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ log n, बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ n स्क्वायर। और हमने कुछ क्लासेस देखी थी। कांस्टेंट टाइम होता है बिग O ऑफ 1, लॉगरिथमिक होता है बिग O ऑफ log n, लीनियर होता है बिग O ऑफ n, फिर पॉलीलॉगरिथमिक होता है, फिर क्वाड्रेटिक होता है n स्क्वायर, क्यूबिक n क्यूब, और उसके बाद पॉलिनोमियल होता है n टू द पावर सम कांस्टेंट, के जो है n पावर 4 हो सकते हैं, n पावर 5, n पावर 6, n पावर 100, वो सारे पॉलिनोमियल हैं। और एक्सपोनेंशियल और सुपर एक्सपोनेंशियल होता है बेसिकली 2 पावर n या n फैक्टोरियल, ये बहुत मैसिव वैल्यूज हैं। ठीक है, 2 पावर n जो है, n थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा तो 2 पावर n जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो एक्सपोनेंशियली वो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो हमारी आइडियली कोशिश होती है कि एक्सपोनेंशियल से नीचे रहे।
बल्कि इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अच्छे एल्गोरिदम होते हैं विच रन इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी आप जब भी आगे जाके एल्गोरिदम्स की बात करेंगे तो आपका कोशिश होगी कि एल्गोरिदम जो भी बनाए वो पॉलिनोमियल टाइम में रन करे। पॉलिनोमियल का टाइम का क्या मतलब होता है कि इस रेंज में रन कर रहा हो। बिग ऑफ वन एक्सेप्टेबल है, बिग ऑफ लॉग एन एक्सेप्टेबल है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग के एन, बिग ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब, एन पावर एनी के जो है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सपोनेंशियल और सुपर एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रनिंग टाइम होता है और वो आप आइडियली वांट के आपका एल्गोरिदम उस रेंज में लाइन ना करता हो। ठीक है, पर इन रियलिटी एक और बात है कि पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम जो होते हैं वो यूजलेस हो सकते हैं। यानी n पावर 100 जो है वो एक काफ़ी बड़ा नंबर है वो पॉलिनोमियली, पर n पावर 100 जो है उसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स होंगे कि वो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। और एज अपोज टू दैट अगर कुछ एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम्स हैं तो उसमें क्या होगा कि यस वर्स्ट केस में तो 2 पावर n टाइम लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा, पर वर्स्ट केस जो है वो शायद सिनेरियो अकर इतना ना करता हो। इन रियलिटी शायद कुछ ऐसा एवरेज केस सिनेरियो हो जो कि पॉलिनोमियल टाइम में रन कर जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मैं इस स्लाइड में कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है उसका एक क्लास होती है कि वो लॉगरिथमिक टाइम है, कांस्टेंट टाइम है, लीनियर, पॉली लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, की क्लासेस होती हैं। पर उसमें से और ये वर्स्ट केस की हैं, पर इट इज पॉसिबल कि इन सम केसेस आपका एक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम हो जो रन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि वर्स्ट केस जो है वो इतना बुरा था। और कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो अकर ही ना करता हो। यूजुअली कोई बेस्ट केस किस्म का सिनेरियो अकर करता हो कि जो कि फौरन ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। इन विच केस अगर वैसे वर्स्ट केस में वो एक्सपोनेंशियल टाइम में रन करता भी था तो इन रियलिटी वो यूजुअली इतना टाइम लेगा नहीं। ठीक है, तो ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस थी। उसमें एक एग्जांपल ले लें कि हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस चाहिए क्यों होता है कि बेसिकली आप दो प्रोग्राम को कंपेयर करते वक्त ये बात करना चाहते हैं कि अंडरलाइंग हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो फिर सिर्फ इनपुट साइज वेरी करने से दो प्रोग्राम्स अगर आपके पास हैं तो उन दोनों के रनिंग टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। और ये एक एग्जांपल देखते हैं टेबल में कि अगर कि आपकी इनपुट जो है ये जो हमने डिफरेंट क्लासेस की बात की है, कांस्टेंट टाइम, लॉगरिथमिक, लीनियर, पॉलीलॉगरिथमिक, इनमें कितना टाइम लगता है। तो लेट्स सपोज आपका एक प्रोसेसर है जो कि 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। तो इन दैट केस अगर आपका n इज इक्वल टू 10 है, यानी इनपुट साइज आपका 10 है, तो अगर आपका प्रोग्राम बिग O ऑफ n में रन करता है तो उसे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम लगेगा। अगर आपका प्रोग्राम n log n में रन करता है तो वो भी 1 सेकंड से कम होगा। n स्क्वायर, n क्यूब, 1.5 पावर n, 2 पावर n, ये सारे प्रोग्राम जो है ये 1 सेकंड से कम में रन हो जाएंगे। और n फैक्टोरियल बिग O जो है उसमें 4 सेकंड लगेंगे। पर मसला कहां पे आता है, लेट सपोज आपकी इनपुट जो है 100 है। लेट सपोज मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम रन करता हूं जिसका रनिंग टाइम बिग O ऑफ n है, तो वो प्रोग्राम 1 सेकंड से कम में रन हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि ऐसा प्रोग्राम है जिसका रनिंग टाइम बिग O ऑफ n स्क्वायर है, तो वो भी 1 सेकंड से कम में रन होगा। n क्यूब भी 1 सेकंड से कम में रन होगा। पर अगर ऐसा प्रोग्राम है जिसका रनिंग टाइम बिग O ऑफ 1.5 पावर n है या 2 पावर n है या n फैक्टोरियल रनिंग टाइम है, तो आपको नजर आ रहा है कि वो प्रोग्राम खत्म होने में 13,000 साल या 10 टू द पावर 17 ईयर्स, यानी एक के बाद 17 जीरो लगा दें तो इतने साल लगेंगे प्रोग्राम रन करने में। और n फैक्टोरियल जो है वो उससे भी ज्यादा। तो ये पॉइंट अहमियत समझ आई है कि आप जब कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम बिग O ऑफ n में रन करता है और कोई और बंदा कहता है मेरा प्रोग्राम बिग O ऑफ n स्क्वायर में रन करता है और कोई और कहता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो n फैक्टोरियल टाइम में रन करता है, तो उससे रनिंग टाइम में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है।
छोटी इनपुट्स पे तो वो फर्क नजर नहीं आता, यानी इनपुट साइज अगर 10 था तो सारे प्रोग्राम जो है वो 4 सेकंड से कम में रन किए हैं। पर इनपुट साइज अगर 100 हो जाता है तो 100 भी बाय द वे इनपुट काफी छोटी है, पर आपको नजर आ रहा है कि बिग ऑफ एन जो है वो और एन स्क्वायर वो तो 1 सेकंड से कम में रन हो जाएंगे, पर अगर प्रोग्राम का रनिंग टाइम 2 पावर एन या एन फैक्टोरियल है तो आपको लाखों 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 साल लग जाएंगे उस प्रोग्राम को रन करने में। ठीक है, तो इसलिए एल्गोरिदम एनालिसिस जो है वो एसेंशियल होता है। कोई भी एल्गोरिदम बनाते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि इफ पॉसिबल तो वो इस रेंज में लाई कर रहा हो, क्योंकि अगर वो इस रेंज में लाई कर रहा है तो वो छोटी इनपुट्स के लिए तो वर्क करेगा, पर अगर इनपुट साइज थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो उसमें कई हजारों लाखों साल लग जाएंगे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में। एनी क्वेश्चन क्लास? No, sir. ऑलराइट, अब प्रॉपर्टीज की कुछ बात करते हैं कि एक बात याद रखें कि जब भी आपके रनिंग टाइम में अगर मल्टीपल टर्म्स आती हैं, यानी 1 मिलियन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब, ये लेट्स सपोज रनिंग टाइम की इक्वेशन है, तो इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट टर्म होती है आप उसे कंसिडर करते हैं, बाकी सारी इग्नोर कर देते हैं। और ये हम अभी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपका एक फंक्शन है जो कि बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन है, तो अगर उसे आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रनिंग टाइम जो है वो तब भी बिग ओ ऑफ दैट फंक्शन ही रहेगा। इस जुमले का क्या मतलब है, इसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। लेट्स सपोज आपका एक लूप है i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन n तक। और मुझे एक बात बताएं कि इसका बिग ओ क्या होगा, ये कितनी दफा ऑपरेशन रन करेगा, ये ऑपरेशन कितनी दफा रन करेगा? n times. n टाइम्स रन करेगा। ठीक है, आपका लूप n टाइम्स है, विच मीन कि अगर इनपुट का साइज 10 है, n इज इक्वल टू 10 तो ऑपरेशन 10 दफा रन करेगा, n इज इक्वल टू 1000 तो ऑपरेशन 1000 टाइम रन करेगा, n इज इक्वल टू 1 मिलियन तो ऑपरेशन 1 मिलियन टाइम रन करेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इस लूप को किसी और लूप के अंदर रन करता हूं फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 10। ठीक है, लेट्स सपोज जो इनर लूप है वो इस आउटर लूप के अंदर काम कर रहा है। तो अब मुझे बताएं ये ऑपरेशन कितनी दफा रन करेगा? हाँ जी, 10 मरतबा। कितनी दफा? 10 times, sir. ये फंक्शन जो है 10 मल्टीप्लाई बाय n टाइम रन करेगा, यानी इनर जो ऑपरेशन है, इनर जो लूप है वो n टाइम रन कर रहा है, और ये लूप कितनी दफा कॉल हो रहा है? 10 दफा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय n। पर द थिंग इज कि 10n का क्या मतलब है कि आप कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इसका बिग ओ जो है वो 10n है, नहीं, आप कहेंगे कि इसका बिग ओ जो है वो n है, और कांस्टेंट को आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज। आपने सिर्फ उन वेरिएबल्स पे फोकस करना होता है जो कि इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अगर ये लूप जो है ये 10 दफा रन कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनपुट का साइज क्या था, तो ये कांस्टेंट है, ये तो हर हाल में ही होना है। ठीक है, तो कांस्टेंट चीज को आप इग्नोर कर देते हैं। आगे अगर आए एक और प्रॉपर्टी देखें, तो दो चीजों का सम अगर हो रहा है, दो रनिंग टाइम है, उसमें दो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल n स्क्वायर प्लस n, तो उसमें फिर बिग ओ क्या होगा? तो उसका फिर बिग ओ होगा कि जो उनमें से बड़ी वाली टर्म है n स्क्वायर प्लस n में से जो बड़ी टर्म है वो n स्क्वायर है, तो उसका बिग ओ जो है वो n स्क्वायर होगा। और इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट सपोज एक लूप है जो कि n स्क्वायर टाइम्स रन कर रहा है, और उसके फौरन बाद एक और लूप है जो कि n टाइम्स रन कर रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या होगा?
एन स्क्वायर प्लस एन। पर जब आप बिग ओ की टर्म में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि एन स्क्वायर और एन में से जो बड़ी टर्म है दैट इज एन स्क्वायर, तो आप एन को इग्नोर कर देंगे। और क्यों करेंगे? लेट सपोज आपका रनिंग टाइम है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज रनिंग टाइम जो है वो एन स्क्वायर प्लस एन है। एन अगर 10 है तो ये चीज 100 बन जाती है प्लस 10, ठीक है, फाइन। पर अगर एन 1 मिलियन है तो फिर इनमें कितना फर्क हो जाता है? ठीक है, ये अब आपका नया रनिंग टाइम है अगर एन मिलियन था। पर इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्म बहुत बड़ी है और ये टर्म बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि इसे आप इग्नोर ही कर सकते हैं। तो इसलिए एन स्क्वायर और प्लस एन में आप बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर को कंसिडर करेंगे, बाकी आप कह देंगे कि इनसिग्निफिकेंट है, लेट्स इग्नोर इट, सिंप्लीफाई। इसका एक एग्जांपल ले लें। किसी बंदे के पास अगर किसी की तनख्वाह अगर 10 लाख और 500 रुपए है और आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो वो क्या कहेगा? 10 लाख है। कि वो साथ ये भी कहेगा 10 लाख और 500 रुपए? वो कहेगा 500 तो बहुत ही छोटा है 10 लाख के मुकाबले में, तो अप्रोक्सीमेटली कह देगा 10 लाख है, ठीक है। पर जैस हाँ, तो ये वजह है कि आपके पास अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन आ रही हैं एक रनिंग टाइम के लिए एन स्क्वायर प्लस एन फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली होती है आप उसे कंसिडर करते हैं, जो बाकी होती है उन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि छोटे एन के लिए तो उनकी अहमियत होगी, पर जब एन बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वो छोटी वाली टर्म जो है बिल्कुल ही समुद्र में कतरा बन जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यानी रनिंग टाइम जो है, लेट सपोज आपका एक लूप है जो कि लॉग एन टाइम रन कर रहा है, और इसका आउटर लूप जो है लेट सपोज वो एन टाइम रन कर रहा है, ठीक है। यानी दिस इज डिफरेंट। एक चीज होती है कि लूप जो है आपका एन टाइम रन कर रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर अगला लूप जो है लॉग एन टाइम रन कर रहा है। इसका रनिंग टाइम क्या होगा? एन प्लस लॉग एन, जिसका बिग ओ जो है आप छोटी वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे तो एन बचेगा। पर अगर एक लूप है जो कि एन टाइम रन कर रहे हैं, उसके अंदर एक और लूप है जो कि लॉग एन टाइम रन कर रहा है, तो ये एन प्लस लॉग एन नहीं है, दिस इज डिफरेंट। ये बेसिकली क्या होगा? एन मल्टीप्लाई बाय लॉग एन। तो इसका जब आप बिग ओ कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी एन लॉग एन। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं, बिग ओ ऑफ एन प्लस लॉग एन क्या होता है? इज इक्वल टू एन, बिग ऑफ एन। पर बिग ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय लॉग एन क्या होता है? इसमें आप छोटी टर्म को इग्नोर नहीं करेंगे, इसमें आप कहेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो आपकी एक्सप्रेशन एन लॉग एन बन रहा है, ठीक है। ओके, इसके हम कुछ एग्जांपल करेंगे जो पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी अगर समझ नहीं भी आ रही, थोड़ा सा फंस रहे हैं, तो उसकी फिक्र ना करें, इस पर दोबारा रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब लेट सपोज फॉलोइंग फंक्शन है, इसमें आपने बताना है कि रनिंग टाइम कितना लग रहा है। लेट सपोज पहला फंक्शन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। तो बिग ओ ऑफ टी ऑफ एन क्या होगा? इसका बिग ओ कैलकुलेट करें, क्या होगा बताएं? एन स्क्वायर। यस, टी एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसको लिखने के दो तरीके, या तो ओ और ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर लिख दें, जहां फिर आप ऐसे लिख दें कि टी ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसमें बिग ओ क्या होगा? एन स्क्वायर। हाँ जी, सर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होगा। सर ये 100000 n 1000 एन, यस है, सॉरी। नहीं, ये आपने सॉरी कहा है और पहले आपने एन स्क्वायर कहा था। सर मैंने बोला सर था एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मुसर ने बोला है। ओ ओके, ठीक है। यार देखें, लेट सपोज एन की वैल्यू 10 है,
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 पावर्स 2, 200 हो गया, प्लस ओके सर, इसका एन आ जाएगा। इस तरह की कोई वैल्यू बनी है। ठीक है यार, अपने ईमान पे कायम रहा करें, अगर सही बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर मजबूती से डट जाया करें। नहीं अब सर, आप देखें समझ आ गई। N10 है अभी, पर अगर मैं कहता हूं बिग ओ एनालिसिस क्या होता है, बिग ओ होता है कि आपका जो इनपुट साइज है वो इन्फिनिटी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि n का साइज लेट सपोज n इज इक्वल टू ये ले, इतना बड़ा नंबर है, लेट सपोज n इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक छोटी वैल्यू होगी, पर इसको जब स्क्वायर करेंगे तो वो एक मैसिव वैल्यू हो जाएगी। तो जब वो मैसिव वैल्यू हो जाएगी तो फिर इसकी कोई अहमियत बचेगी? नो सर। यानी करोड़पति आपको बताएगा कि मेरे बैंक में 100 रुपए भी है उसके साथ। नो ठीक है ना, सर। बात ये कि जब आप वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं तो आप कहते हैं कि जो इनपुट साइज है वो ह्यूज है, ह्यूज। फिर आप देखते हैं कि इनमें से कौन सी टर्म सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहां पे जिससे जवाब दिया था ना कि इसका बिग ओ एन स्क्वायर है, उसने ठीक जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि देखें जब आपकी इनपुट बहुत ह्यूज होगी तो ये वैल्यू जो है ये तो वैसे इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, यानी ये बहुत समुद्र में कतरे वाली बात होगी, तो इसे आप इग्नोर कर देंगे। पीछे बचा 2 ऑफ एन स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, तो उसका हमने कहा था कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को आप इग्नोर कर देते हैं। यानी एक लूप है जो कि एन स्क्वायर टाइम रन कर रहा है, और ये लूप एक ऐसे लूप में जो कि 2 दफा रन कर रहा है, तो इनपुट साइज जितनी मर्जी हो जाए इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे इनपुट 1 हो, चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 1 ट्रिलियन हो, ये वाला लूप तो 2 दफा ही रन करेगा। तो इसलिए जो कांस्टेंट होते हैं उसे आप इग्नोर कर देते हैं। Excuse me, तो sir. पीछे क्या बचा है, एन स्क्वायर बचा। अब बात वही होगी ना, अगर किसी के पास 2 करोड़ है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 4 करोड़ बन जाते हैं। 2 और 4 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उस लेवल पे। ठीक है, तो इस 2 को भी आप इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए इसका जो बिग ओ है इस पूरी एक्सप्रेशन का, वो एन स्क्वायर है। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक समराइज दोबारा से करूं कि अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि एन स्क्वायर प्लस एन टाइम्स रन करता है, और कोई मेरे से आके पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम कितने टाइम में रन करेगा, तो मैं से ये नहीं कहूंगा एन स्क्वायर प्लस एन, मैं उसे कहूंगा कि मेरा प्रोग्राम जो है वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर में रन करता है। एक और प्रोग्राम लिखा है जो कि 2n स्क्वायर प्लस 1 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स रन करता है। तो मैं ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसे सिंपल कह दूंगा मेरा प्रोग्राम बिग ओ ऑफ n स्क्वायर में रन करता है। अगला एग्जांपल, ये एक्सप्रेशन है 2n स्क्वायर प्लस 1 मिलियन n प्लस 1 ट्रिलियन है, इसका बिग ओ क्या होगा? एन स्क्वायर सर। इसका भी n स्क्वायर एन होगा, स्क्वायर। क्योंकि अगर आपके n की वैल्यू ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है तो फिर जो है आखिरी 2 टर्म्स वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, बहुत ही छोटी टर्म्स हो जाएंगी, इन्हें आप इग्नोर कर देंगे। इस 2 को भी इग्नोर करेंगे, सिर्फ एन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस क्लास? नो सर। नो सर। ऑल राइट, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, ये आपका एक प्रोग्राम है, पहले तो मुझे जवाब दें कि इसका रनिंग टाइम नंबर ऑफ स्टेप्स में कितना होगा, बिग ओ में नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स में बताएं। N 3, sir. हाँ, एन Sir, 3 मल्टीप्लाई operations are n मल्टीप्लाई बाय 3, ऑपरेशन 1 रन करेगा n टाइम्स, ऑपरेशन 2 रन करेगा n टाइम्स, ऑपरेशन 3 रन करेगा n टाइम्स, तो टोटल कॉस्ट इसकी होगी 3n। अब बिग ओ इसका क्या होगा?
n एन, यानी कांस्टेंट जो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। अगले सवाल पे आ जाए। ये आपका एक लूप है जो कि n टाइम्स रन कर रहा है, और वो लूप एक और लूप के अंदर है, वो भी n टाइम्स रन कर रहा है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे और इसका बिग O क्या होगा? सर n मल्टीप्लाई बाय n, इसका बिग O n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये n टाइम्स होगी, और कितनी दफा ये होगा पूरा? n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स, विच इज n स्क्वायर। तो इस कोड का अगर आपने बिग O बताना है तो आप सिंपली कहेंगे कि इसका बिग O n स्क्वायर है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन? किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ ले अभी। नो सर। नो सर, समझ आ गई। ठीक है, सर इसका भी n मल्टीप्लाई बाय n होगा और अप्रोक्सीमेटली, और इसका बिगो भी n स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये जो है इसका हम आज एग्जैक्ट थोड़ी देर में करेंगे, पर अभी इसका आप ये समझ लें कि अंदर वाला लूप जो है वो पहले 1 टाइम रन करेगा, अगली दफा ये लूप 2 दफा रन करेगा, उससे अगली दफा 3 दफा रन करेगा, उससे अगली दफा 4 दफा, उससे अगली दफा 5 दफा, और आखिरी दफा जब ये रन होगा लूप तो ये n-1 टाइम रन करेगा। तो इन सब वैल्यूज को जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर आता है। पर यहां पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता था, इसका एग्जैक्ट हम फॉर्मूला भी छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, पहली दफा जब लूप रन होगा तो ये n से कम टाइम रन होगा, तो आप कह दें अप्रोक्सीमेटली ये n टाइम्स ही रन हो रहा है। अगली दफा जो लूप है आप कहें कि वो भी 2 दफा नहीं, n टाइम्स रन हो रहा है। तीसरी दफा जब लूप रन होगा आप कहें वो 3 दफा नहीं रन हो रहा, वो n टाइम्स रन हो रहा है। चौथी दफा आप कहें कि 4 दफा नहीं, n टाइम्स रन हो रहा है। अब इंसानों को ऐड कर दें तो n टाइम्स लूप रन करता है कितनी दफा? n-1 टाइम्स, या फिर सिंप्लीफाई कर दें n टाइम, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही है ना। आप कह सकते हैं कि एक जो है उसे मैं n से रिप्लेस कर देता हूँ, 2 दफा है उससे आप कहते हैं कि ये भी n ही है, 3 दफा है उसे भी आप कहते हैं कि n है, 4 दफा है आप कहते हैं कि n से तो कम ही है ना, 5 दफा है आप कहते हैं n ही है। तो बेसिकली आप अप्रोक्सीमेशन कर लें कि ये लूप जो इनर लूप है ये n टाइम्स हर दफा रन करेगा, और कितनी दफा रन होगा? n टाइम्स। तो ये भी n मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट क्या है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, पर क्योंकि बिग O का क्या मतलब है? बिग O का मतलब है कि ये रनिंग टाइम जो है हमेशा n स्क्वायर से तो कम ही होगा ना। ये बात नजर आई है आपको कि इसका जो रनिंग टाइम है प्रोग्राम का वो असूली तौर पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टिल n-1 है, और ये किस चीज से हमेशा कम होगा? n + n + n + n + n अप टिल n-1, उससे तो कम ही होगा ना हमेशा। अब बिग O का यही मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो उससे कम ही होगा हमेशा। तो आप बड़े आराम से इस प्रोग्राम को कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इट रन्स इन बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम्स, यानी n स्क्वायर से हमेशा ये कम ही होगा। एग्जैक्ट क्या है इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर में देखते हैं। एनी क्वेश्चन? नो और सर। नो सर। अगली भी चीज देखते हैं। ये आप प्रोग्राम है, आपका एक लूप है जो कि 1 मिलियन टाइम्स रन कर रहा है, और उसके अंदर एक और लूप है जो कि n टाइम्स रन कर रहा है। तो इस प्रोग्राम का बिग O क्या होगा? n एन सर। n सर। क्यों? ये 1 मिलियन n टाइम्स रन हो रहा है, तो फिर n क्यों कहा है आपने? सर 1 बिकॉज मिलियन साथ वो सर। n कांस्टेंट, वो 1 बिलियन कांस्टेंट वैल्यू आपने पहले ही कहा था कि इसको निगलेक्ट कर देंगे, साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, परफेक्ट। द थिंग इज कि आपका ये जो लूप है उसमें ये जो n है ये आपके इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो लूप है इनपुट साइज चाहे 1 हो, चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 1 ट्रिलियन हो, इस लूप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इतनी दफा रन करेगा। तो इसे आप समझ लें कि ये मजबूरी है, ये तो हर हाल में होना है, तो इस चीज को फिर आप इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं कि क्या चीज हमारे हाथ में है जो कि हर दफा चेंज होती है, तो वो बेसिकली है ये n। तो इसका रनिंग टाइम जो है वो असूली तौर पे 1 मिलियन n होगा,
पर आप कहेंगे कि क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है तो इसे आप इग्नोर कर दें और आप कहेंगे कि इसका रनिंग टाइम बिग ऑफ एन है। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि अगर एक प्रोग्राम है क्लास, एक प्रोग्राम है जो कि इतना टाइम ले रहा है और वही काम अचीव करने के लिए एक और प्रोग्राम है जो कि लेट सपोज 10 मल्टीप्लाई बाय एन टाइम ले रहा है, तो इनमें से बेहतर कौन सा है? हाँ जी, सर एन यानी वाला काम वही पहले है, वाला solution result वही है। दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है। यार आपकी आवाज टूट गई थी, दोबारा रिपीट करें। सर दोनों ऐसे हैं। दोनों अच्छे हैं, बराबर हैं। यस सर, क्योंकि इनका बिग ऑफ एक जैसा है तो दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, बात ये है कि इसका बिगो जो है वो भी एन है, इसका बिगो भी एन है, तो अगर आप कंपैरिजन की टर्म में बात करें तो आप कहेंगे बराबर ही है। क्यों? क्योंकि जब एन की वैल्यू बहुत मैसिव हो जाएगी, ठीक है, जब बहुत मैसिव हो जाएगी एन की वैल्यू, तो फिर ये चीजें इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये भी इनसिग्निफिकेंट। पर वैसे ठीक है, ये तो है कंपैरिजन की टर्म में, पर वैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इन दोनों में से अगर असूली तौर पे बात करें नॉर्मल सिनेरियो में, तो यही प्रोग्राम बेहतर होगा। क्योंकि आप कितनी इनपुट्स को जानते हैं, कितने सिनेरियोज को जानते हैं जिसमें इनपुट साइज जो है वो 1 ट्रिलियन होगा? ठीक है, हाँ नहीं जानते। नहीं जानते। हम ऐसे सिनेरियो जानते हैं जिसमें इनपुट जो है 1000 होगी, मिलियन होगी, चले बिलियन हो जाएगी, पर ट्रिलियन और उससे ज्यादा बड़ी और चांसेस है कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में ये वाला शायद नॉर्मल सिनेरियो में ये वाला प्रोग्राम बेहतर होगा, पर द थिंग इज कि हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम कहते हैं कि अगर प्रोग्राम है, हमने कंपेयर करना है दो प्रोग्राम को, तो हम बिग ओ की टर्म भी कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से बिग ओ किसका बेहतर है, और अगर दोनों का बिग ओ सेम है तो फिर दोनों सेम है। वर्स्ट केस एनालिसिस में इन दोनों प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों का बिग ओ एन है। पर यस, एक और हमने बात की थी पिछली क्लास में कि एक होता है वर्स्ट केस एनालिसिस, एक होता है एवरेज केस एनालिसिस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्स्ट केस में ये दोनों बराबर हैं, पर एवरेज केस अगर देखा जाए तो उसमें ये वाला प्रोग्राम बेहतर होगा ऑन एवरेज। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट इस कोर्स में हमारा फोकस वर्स्ट केस पे ही है, तो आप फिर एवरेज को इग्नोर करते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना कि आपने जवाब ठीक दिया था कि बिग ओ की टर्म में अगर बात करें तो दोनों प्रोग्राम सेम है, वर्स्ट केस एनालिसिस में दोनों बराबर है, पर अगर एवरेज की बात करें तो शायद दूसरा वाला प्रोग्राम बेहतर हो, पर एवरेज इस कोर्स में हम बात नहीं कर रहे, तो यू कैन इग्नोर दैट। ऑलराइट, तो ये बिग ओ फैन है। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका बिग ओ क्या है? एन क्यूब सर। एन एन क्यूब। क्यूब। ठीक है, आपका इनर जो कोड है लूप वो एन टाइम्स रन कर रहा है, जे एन कितनी दफा रन करेगा? एन टाइम्स। और जे दोनों मिला के कितनी दफा रन करेंगे? एन टाइम्स। तो एन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन विच इज एन क्यूब। इन केस किसी को भी शक है तो मैं इसका एक ड्राई रन कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेट सपोज एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, इनपुट साइज 2 है। अब क्या होगा? पहले आई इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू, यार आसानी करते हैं, पहले आई इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू 0 है और के इज इक्वल टू 0 है। अगली आइट्रेशन में आई 0 है, जे 0 है, के 1 है। अगली आइट्रेशन में के 2 होगा, पर 2 इज नॉट लेस देन 2, तो आपका लूप से बाहर आ जाएंगे। और फिर अगली आइट्रेशन में क्या होगा? आई 0 होगा और जे 1 हो जाएगा, फिर के 0 होगा, फिर आई 0, जे 1, के 1, फिर के का लूप खत्म हो गया और जे का लूप भी खत्म हो गया। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई 1, जे 0, के 0, आई 1, जे 0, के 1, आई 1, जे 1, के 0,
I1 J1 K1, तो कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आइट्रेशंस रन हुई हैं, ऑपरेशन 8 दफा रन किया है। n जो है इनपुट साइज 2 था, 2 क्यूब क्या होता है? 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपको नजर आ गया कि हमने जो फॉर्मूला निकाला था कि ये ऑपरेशन जो है ये n क्यूब टाइम्स रन हो रहा है, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। तो इसका बिग ओ क्या होगा? इसका बिग ओ होगा n क्यूब। दिस प्रोग्राम रन्स इन बिग ओ ऑफ n क्यूब टाइम्स। लेट सपोज मैं इसके बाहर एक और लूप डाल देता हूं, फॉर x इज इक्वल टू 0, x is less than 1 million, बल्कि उससे भी ज्यादा, और x प्लस प्लस। अब इसका बिग ओ क्या होगा? x क्यूब। फिर भी Yes. n क्यूब। एन क्यूब ही रहेगा बेसिकली सर। प्रोग्राम जो है ये 1 पता नहीं कोई 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई बाय n क्यूब टाइम्स रन हो रहा है। ये उसकी एक्चुअल रनिंग कॉस्ट है। पर जब अब बिग ओ की बात करते हैं तो ये जो कांस्टेंट वाली चीज है इसे आप इग्नोर कर देते हैं, पीछे क्या बचा? बिग ओ ऑफ n क्यूब। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, यानी आपको अब चीज समझ आ रही है कि बिग ओ क्या है। एक और एग्जांपल लें, एक लूप है जो कि n टाइम्स रन कर रहा है, उसके अंदर एक और लूप है जो कि log n टाइम्स रन कर रहा है। इसका रनिंग टाइम क्या होगा? हाँ सर, इसका आ जाएगा n n नेचुरल multiplied लॉग by n log n। और n log n। ठीक है, तो ऑपरेशन कितनी दफा रन कर रहा है? ऑपरेशन log ऑफ n टाइम, ऑपरेशन जो है log ऑफ n टाइम्स रन करता है, और ये log ऑफ n कितनी दफा रन होगा? n टाइम्स। तो n मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n करें तो क्या बनता है? बिग O ऑफ n log n। ठीक है, तो इसका जो बिग O है दैट इज n log n। एक और चीज देखते हैं हम, इस केस में क्या हो रहा है? इसका बिग O क्या है? n टाइम n बिग ऑफ n। वैसे रनिंग टाइम क्या है? पहले मुझे बताएं इसका रनिंग टाइम क्या है? बिग O छोड़ दें, रनिंग टाइम। सर 1 बिलियन प्लस रनिंग 10। दिस प्लस प्लस n, यानी पिछले केस में, पिछली स्लाइड पे क्या था? 1 मिलियन 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय n था। यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहां पे प्लस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला लूप है वो मिलियन टाइम रन कर रहा है, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगला लूप है जो कि n टाइम रन कर रहा है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन या जो भी है प्लस n है। और इन दोनों में से सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी है? ये वाली। तो इसका जो बिग O है वो बिग ऑफ n है। पर मैंने ऊपर क्लियरली लिखा है कि सपोज n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में जानते हैं जहां पे स्टूडेंट जो है वो कोई 100 मिलियन से ज्यादा हो? यूएमटी में कितना स्टूडेंट है? 10,000 स्टूडेंट है। अगर पुराने स्टूडेंट को भी मिला लें तो आपका 10 मिलियन नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n तो आपका बहुत छोटा होगा। पर हैविंग सेड दैट, मैंने कह दिया है, जो हमने रूल डिसाइड किया है वो यही है कि अगर एक वैल्यू कांस्टेंट है और एक वैल्यू n है, तो चाहे n छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम कहेंगे कि वर्स्ट केस में n जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए n इज द सिग्निफिकेंट टर्म, और जो इनसिग्निफिकेंट टर्म है उसे आप इग्नोर कर देंगे। अगला एग्जांपल, ये लूप कितनी दफा रन कर रहे हैं, इसका रनिंग टाइम बताएं और फिर उसके बाद बिग O बताएं। n प्लस n n प्लस है। बिग Perfect. होगा इसका 2n होगा। n n प्लस n आपका रनिंग टाइम है विच इज 2n, और बिग इसका O n बिग ही O होगा। क्या होगा? n n n क्लास ये बात याद रखें कि जब आप 2n का बिग O निकालना चाहते हैं तो n इज द सिग्निफिकेंट टर्म, और 2 जो है इट इज अ कांस्टेंट।
और कांस्टेंट मैंने कहा था कि आप इग्नोर कर देते हैं, तो इसका जो बिगो है वो बिगो n है। ठीक है, अगर किसी के ख्याल में 2n था तो वो ठीक कर लें, क्योंकि 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। अगला सवाल, इस प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या है और बिगो क्या है? सर 1 10 trillion million n plus n, 1 multiply n whole plus n. सर 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय n प्लस पहला n। लूप जो है वो कोई 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय n, यानी 10 मिलियन n टाइम रन करेगा। उसके प्लस बाद अगले लूप की बारी होगी, वो n टाइम रन करेगा। तो ये आपका रनिंग टाइम है। पर इसमें हमने वही बात की थी कि कांस्टेंट को आप इग्नोर कर देते हैं, तो ये बेसिकली बनेगा n प्लस n विच इज 2n। उसमें भी आप कांस्टेंट को इग्नोर कर दें तो ये पीछे n ही बच गया ना। तो ये तीनों जो हमने एग्जांपल किए, तीनों बिग ऑफ n के ही हैं। यानी इतना लंबा चौड़ा काम करने के बाद एंड पे बिगो क्या है, तो बिगो ऑफ n ही आया है। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था कि मिलियन टाइम चाहे चीज रन हो रही हो, चाहे बिलियन टाइम रन हो रही हो, उस चीज को आप इग्नोर करके आप फोकस करते हैं कि n जो है अगर उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपकी रनिंग कॉस्ट क्या है। तो इसलिए फिर सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह को आप इग्नोर कर देते हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम है, ये कितनी दफा रन होगा? हाँ जी, सर n टाइम्स लूप कितनी दफा रन होगा पहले ये बताएं। n अगर 3 है तो लूप कितनी दफा रन होगा? n यार फैक्टोरियल पता है क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिकली होता 3 है सर हो जाएगा 6 टाइम्स सर। कोई भी नंबर उसके छोटे वाले नंबर जो है इन सारों को मल्टीप्लाई करो, यानी 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है? तो जब आप फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं तो दैट बेसिकली मीन्स कि ये प्रोग्राम जो है ये n फैक्टोरियल टाइम रन करेगा। n अगर 10 है तो ये 0 से लेके 10 तक नहीं चलेगा, ये 0 से लेके 10 फैक्टोरियल तक चलेगा। अगर n 3 है तो ये 0 से लेके 3 फैक्टोरियल विच इज 6 तक रन करेगा। तो ये जो है ये बेसिकली n फैक्टोरियल आ गया। अगला एग्जांपल है, ये प्रोग्राम क्लास कितनी दफा रन करेगा? ये गौर से देखें, इसके दोनों लूप को गौर से देखें और बताएं ये प्रोग्राम कितनी दफा रन करेगा? m मल्टीप्लाई बाय n। mn क्लास देखें, ये लूप जो है, सॉरी ये लूप ये n टाइम रन कर रहा है और आउटर लूप जो है वो इस चीज को m टाइम रन कराएगा। तो इसका जो बिगो है वो बिगो ऑफ mn है। एक बात याद रखें कि पिछले जो एग्जांपल हम देख रहे थे, ये एग्जांपल लेट्स सपोज इसमें 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय n टाइम रन हो रहा था, पर वो 10 मिलियन जो है वो था एक कांस्टेंट ही। इस केस में जो लूप है वो n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स, यानी उसमें एक इनपुट m है, एक इनपुट n है। तो आप ये नहीं कह सकते कि m और n में से जो छोटी है उसे इग्नोर कर दो, नहीं, दीज आर टू डिफरेंट इनपुट्स, एक इनपुट m है, एक इनपुट n है। तो इनमें से किसी को आप कांस्टेंट कह के या इनसिग्निफिकेंट कह के इग्नोर नहीं कर सकते। इसे फिर आप m मल्टीप्लाई बाय n ही लिखेंगे। समझ आइए? यस सर। यस सर डिफरेंट इनपुट्स, तो इसलिए यहां पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहां पे आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। और ये एग्जांपल कर लें, इसका बिगो क्या बनता है, इसका रनिंग टाइम क्या है और उसके बाद बताएं इसका बिगो क्या है। n स्क्वायर प्लस n रन टाइम होएगा पहला जो लूप है
ये वाला लूप 10 मिलियन टाइम्स n, यानी 10 मिलियन n है इसकी कॉस्ट। इस लूप की कॉस्ट क्या है? n स्क्वायर। तो बिगो क्या होगा? 10 मिलियन n प्लस n स्क्वायर। पर n में से जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ये सिग्निफिकेंट टर्म होगी और ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसका जो बिगो है वो n स्क्वायर है। सही है? ये क्लियर है? ऑलराइट। यस सर। अब एक सवाल ये था कि हमने जो शुरू में एक लूप लिखा था उसकी रनिंग कॉस्ट क्या थी? 1 प्लस 2 प्लस 3 वाली, बल्कि देख ही देता है। अब वापस इस वाले लूप पे आए। अब हमने देखने कि एग्जैक्ट इसकी कॉस्ट क्या है। तो देखें, पहला लूप, ये लूप जो है, ये पहली दफा जब रन होगा तो एक दफा रन होगा, अगली दफा रन होगा तो 2 दफा होगा, क्योंकि j इज लेस देन i है। i पहले 0 है, फिर i1 है, फिर i2 है, फिर i3 है, फिर 4 है। खैर, तो अगली दफा रन होगा 3 टाइम्स, फिर उससे अगली दफा 4 टाइम्स, और ये कब तक जाएगा? n-1 टाइम्स। तो अब इस पूरे सम का क्या वैल्यू है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टिल n-1। इसको जब आप ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है? तो उसका एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले, और बाय द वे इस चीज को कहा क्या जाता है? समेशन ऑफ जे। और मैथ में इसे लिखने का तरीका ये होता है, आप जे लिखेंगे, फिर आप जे लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे कि जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, और ऊपर आप लिखेंगे कि जे जो है 1 से लेके कहां तक जा सकता है, तो वो n-1 तक जा सकता है। तो ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का। अब हमें बेसिकली एक x की वैल्यू चाहिए सच दैट वो इस पूरे का सम हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 जो भी है, अब टिल एंड पे n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। अब ये हमें सम कैसे मिलेगा? तो आप सबसे पहले एक सिंपल अजम्पशन लें। लेट सपोज कि हमने जो है ना x को 2 दफा x को ऐड करने हैं x के साथ, यानी हमने इस पूरी चीज को इसी चीज के साथ दोबारा ऐड कर देना है, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका सम। समझ आई है? यानी x का जो भी फॉर्मूला है उसे इसी के साथ ऐड करते हैं। x की वैल्यू लेट सपोज 10 थी, 10 प्लस 10 करें 20 हो गया, उसे डिवाइड बाय 2 करें 10 वापस आ गया। ठीक है? तो किसी भी चीज को उसी के साथ ऐड करके जब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। पर ये इतना करने का फिर मकसद क्या है? अगर आपने ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो उसका ये मकसद है। देखें, लेट सपोज आपने x को लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। दोबारा x लिखे हैं पर उल्टा करके लिखे हैं, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस ब्ला 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 3 प्लस 2 प्लस 1। अब होगा क्या? 1 प्लस n-1 करें तो क्या बनता है? n। 2 प्लस n-2 करें तो क्या बनता है? n। 3 प्लस n-3 करें तो क्या बनता है? n। n-3 प्लस 3 करें, n बना, n-2 प्लस 2 इसका रिजल्ट भी n है, और n-1 प्लस 1 इसका रिजल्ट भी n है। तो बेसिकली जब आपने x प्लस x किया है तो आपको नजर आ गया कि इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज n-1 मल्टीप्लाई बाय n, यानी हर डिजिट को जब आपने ऐड किया है तो उसके रिजल्ट में n आया है, और ये टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं? तो ये n-1 है। तो इनको ऐड करके आपका रिजल्ट आता है n-1 इंटू n। ये चीज क्लियर है क्लास? यस सर। चलो परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है x प्लस एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसे डिवाइड बाय 2 कर दें, इसे डिवाइड बाय, इसे एक्चुअली खोलें तो क्या बनता है? n स्क्वायर माइनस n, और क्योंकि हमने x को x के साथ ऐड किया तो फिर डिवाइड बाय 2 करना भी लाजमी था।
तो इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस n डिवाइडेड बाई 2। पहली चीज तो ये है कि इसका बिग ओ फिर क्या होगा, एन स्क्वायर सिग्निफिकेंट टर्म है, इसे इग्नोर कर दें। n स्क्वायर ओवर 2 में से ये कांस्टेंट है तो इसे भी इग्नोर कर दें, तो पीछे क्या बचा है, बिग ऑफ n स्क्वायर। यानी ये जो समेशन हमने की है इट इज नॉट एग्जैक्टली n स्क्वायर, पर इट इज क्लोज टू n स्क्वायर, उससे टाइटर बाउंड नीचे है थोड़ा, तो इसलिए हम कहेंगे कि बिग ओ की टर्म में अगर बात करनी है तो दिस इज n स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो ये भी एक तरीका होता है कि आप चीजों को विजुअलाइज करें। अगर मैं आपको कहता कि इसका सम निकालें तो वो सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए, पर जब मैंने कहा कि x को x के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो वो आपको नजर आना शुरू होगा कि अगर 1 को n-1 से ऐड किया तो फिर n बचेगा, 2 को n-2 से ऐड किया तो n बचेगा, n-1 को 1 से ऐड किया तो वहां पे भी n बचेगा। और ये कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, तो ये n-1 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपका इसका जो वैल्यू है वो बेसिकली n-1 मल्टीप्लाई बाय n है, और उसे डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपको इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर बिग ओ की टर्म में बात करनी है तो कांस्टेंट और इनसिग्निफिकेंट टर्म को इग्नोर कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। एनी क्वेश्चंस या शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट देन, नो सर। चलें, अब ये कुछ एक्चुअल एल्गोरिथम्स। लेट्स सपोज वी हैव n सॉर्टेड नंबर्स, what would be the worst case running time of algorithm to find the second number? आपके पास एक अरे है जिसमें नंबर सॉर्टेड पड़े हुए, सॉर्टेड का मतलब होता है कि छोटे वाले नंबर पहले आएंगे और बड़े वाले नंबर एंड पे आएंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपने जो सेकंड नंबर है वो फाइंड करना है तो आपका रनिंग टाइम क्या होगा, बताएं। सर एन टाइम n स्क्वायर। अरे में n एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है कि दूसरे एलिमेंट पे क्या वैल्यू है, कितना टाइम लगेगा? सर 2 स्टेप्स में हो जाएगा। ये एक लाइन आपने लिखनी है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। n साइज कितना, अरे का साइज कितना है, उसमें क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो दूसरा नंबर है वो बताएं क्या है, तो वो आप एक लाइन से लिख देंगे। तो इसका जो रनिंग टाइम है वो बिग ओ ऑफ 1 है, यानी कांस्टेंट टाइम है कि अरे का साइज जितना मर्जी हो जाए, आपने दूसरा नंबर रीड करना है वो आप एक लाइन से कर लेंगे। तो कांस्टेंट टाइम है कि आपके अरे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता रनिंग टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल, यस सर। we have n numbers, what would be the worst case running time of the algorithm to find the maximum number? इसका तरीका क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर लूप के जरिए ये कर देंगे। ठीक है, आप एक लूप रन करेंगे, उसमें आप पहला नंबर देखेंगे कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, फिर आप दूसरा नंबर देखेंगे, फिर आप तीसरा नंबर देखेंगे। तो जितना भी अरे है उसके एक एक एलिमेंट को आपको देखना पड़ेगा। जब आप सारे नंबर्स को देख लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा है। यानी इसका मैं एक एग्जांपल अगर बना दूं, आप शुरू करेंगे, आप कहेंगे कि मैक्सिमम जो है वो 1 है, फिर आप अगले सेल पे आएंगे, आप देखेंगे कि 9 1 से बड़ा है कि नहीं, यस है, तो आप कह देंगे कि मैक्सिमम 9 है। फिर आप अगले सेल पे आएंगे, आप कहेंगे 3 9 से बड़ा है कि नहीं, नहीं, इग्नोर कर दें। अगले सेल पे आए, 2 9 से बड़ा है कि नहीं, नहीं, इग्नोर कर दें। अगले सेल पे आ जाए, 11 9 से बड़ा है कि नहीं, यस है, 11 मैक्स हो गया। तो आपको सारे सेल्स को एक दफा देखना पड़ा, तो इसका रनिंग टाइम क्या होगा फिर आपके ख्याल में? एन टाइम्स n रनिंग टाइम है कि आपका अरे साइज n है, तो आपको n स्टेप्स n कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि
मैक्सिमम क्या है। ठीक है, तो बिग ऑफ एन हो गया। अगला सवाल, आपके पास n पॉइंट्स हैं, व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम टू फाइंड द क्लोजेस्ट पेयर। क्लोजेस्ट पेयर क्लास क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज एक ग्राफ है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपने देखना है कि इनमें से कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस सबसे कम है। तो इसका तरीका क्या होगा, आप पहले पॉइंट को उठाएं, इसके साथ कंपेयर करें, फिर इसके साथ कंपेयर करें, फिर इसके साथ कंपेयर करें, फिर इसके साथ करें, फिर इसके साथ करें, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन सारों के साथ कंपेयर करें। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि इस पॉइंट का बाकी सारों में से कौन सा पॉइंट था जिसके साथ सबसे कम डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो आप लिख लें। पर ये अभी इस पॉइंट का क्लोजेस्ट पेयर लिख रहा है, आपने फाइंड करने कि इन सारों में से क्लोजेस्ट पेयर कौन सा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपने पहले पॉइंट को लिया और इसके लिए आपने n कंपैरिजंस किया, फिर आप इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट को लिया दूसरा पॉइंट जो है, और इसके आपने n कंपैरिजंस किया, फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाए, तीसरा पॉइंट लिया और उसका आपने सारे बाकी के जो नोड्स थे, नुक्ते थे, उन सारों से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो आपको नजर आ रहा है कि n पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को n टाइम्स कंपेयर करना पड़ता है। तो इस एल्गोरिदम का, बाय द वे एल्गोरिदम मैंने आपको अभी नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक ब्रॉड लेवल पे बात की है कि आप एक पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस सारों से कैलकुलेट करें। ये बाय द वे सॉरी, ये n कंपैरिजन नहीं है, ये n-1 कंपैरिजन है, यानी हर नुक्ता जो है अपने अलावा बाकी सारों के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। तो पहला नुक्ता आएगा, वो अपना डिस्टेंस अपने साथ कैलकुलेट नहीं करेगा, बाकी जो n-1 नुक्ते हैं उनके साथ कैलकुलेट करेगा। फिर अगला पॉइंट आएगा, वो अपने साथ कंपेयर नहीं करेगा, पर बाकी जो n-1 नुक्ते हैं उन सारों से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और इस तरीके से यू हैव n पॉइंट्स, और हर पॉइंट जो है वो n-1 अदर पॉइंट से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो ये लूप कितनी दफा रन होंगे, बेसिकली n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से दो पॉइंट्स थे जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम था। तो इसलिए इस एल्गोरिथम का जो बिग ओ है दैट इज n²। एनी क्वेश्चन? नो Alright. अगला सवाल है, वी हैव n नंबर्स, व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम टू फाइंड सम स्पेसिफाइड नंबर। आपके पास एक अरे है, उसमें से आपने एक नंबर फाइंड करना है, तो आपका बिग ओ क्या होगा, बताएं। कांस्टेंट 1। कांस्टेंट 1 होगा, कैसे? यस सर। बाय द वे सर मैं एक सवाल clear एक कर दूं। नंबर के लिए तो वो एक एक स्टेप मिनट हो सवाल जाएगा। clear करता हूं। लेट्स सपोज सवाल ये है कि इसमें आप सर्च करें कि नंबर 1 कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो वर्स्ट केस में आपको कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, बताएं। अरे का साइज n है, तो दैट मीन वर्स्ट केस क्या होगा कि आप पहले सेल पे ढूंढेंगे, वहां पे नहीं मिला, दूसरे सेल में ढूंढेंगे, वहां पे नहीं मिला, तीसरे पे ढूंढेंगे, वहां पे नहीं मिला, चौथे पे ढूंढेंगे, लेट्स सपोज वहां पे भी नहीं मिला, पांचवें पे ढूंढेंगे, और जब nth सेल पे आएंगे तब आपको पता लगेगा कि इस अरे में वो एलिमेंट है भी कि नहीं। तो वर्स्ट केस क्या होगा, बिग ओ ऑफ n का क्या मतलब है कि अरे में जितने एलिमेंट्स हैं, वर्स्ट केस में आपको वो सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे बिफोर यू कैन से कि ये नंबर इस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट सपोज आपका अरे जो है वो सॉर्टेड यस है, सर। लेट सपोज आपका अरे सॉर्टेड है, अब अगर आपने इसमें एक नंबर फाइंड करना है तो एक तरीका तो सिंपल है, आप पहले सेल से शुरू हो और आखिरी तक ढूंढते रहें, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप कह देंगे नहीं मिला।
तो उसकी तो कॉस्ट जो हमने यहाँ पे बात की थी, उसकी कॉस्ट बिग O ऑफ n है कि आपको एक एक सेल को देखना पड़ रहा है। पर क्या आप इससे कम टाइम में कर सकते हैं? यस सर। कैसे, आपका क्या मशवरा है, क्या करेंगे आप? सर एक फाइन निकाल लें और उसको फिर वो मल्टीप्लाई करते जाए, और जो जहाँ पे हमने देखना उस पोजीशन पे जाके जिसका वो मल्टीपल बनता है वो हम फाइन कर लेंगे। अच्छा, पहली बात तो है कि मल्टीपल आपको शायद पता ना हो कि क्या है, ठीक है? तो और कोई तरीका, मैं आपको एक हिंट देता हूं। आपने कभी कभी डायरेक्टरी कोई छपी हुई देखी है? एक तो मोबाइल फोन के अंदर होता है ना कि आपने नंबर डाल दिया, वो नाम डाल दिया, वो मिल गया नंबर। एक होता है कि किताब के अंदर नाम और नंबर लिखे होते हैं और वो नाम अल्फाबेटिकल होते हैं। तो ऐसी किताब में अगर आपने नंबर ढूंढना है तो आप क्या करते थे, याद है आपको? सर नंबर सर। आप किताब के मिडल में जाएंगे और फिर देखेंगे कि आपको जो नाम चाहिए वो इस मिडल के पहले आएगा कि इस मिडल के बाद आएगा। अगर पहले आएगा तो आप उसके आधे में जाएंगे और कहेंगे कि इससे पहले आएगा कि इससे बाद में आएगा। यानी लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि हमने नंबर जो ढूंढना है वो 33 है, तो आप मिडिल में आ जाएं। अब बताएं कि 33 जो है वो 9 से बड़ा है कि 9 से छोटा है? वो 9 से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, आप इस चीज को तो इग्नोर ही कर देंगे। फिर आप इसका जो मिडल है उस पे आ जाए, यहां पे। अब बताएं कि 33 जो है वो 15 से बड़ा है कि छोटा है? तो 15 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले को इग्नोर कर देंगे। अब पीछे क्या बचा है, 33 बच गया, एक सेल बच गया है। इसमें अगर वो नंबर है तो इसका मतलब है कि यस वो मिल गया, वरना आप कह सकते हैं कि नहीं मिला। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप कोई छांटी कर रहे हैं, कोई किताब के अंदर कोई चीज ढूंढना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, आप किताब के मिडल में जाते हैं और फिर देखते हैं कि जो मैंने चीज ढूंढनी है वो इस मिडल से आगे है कि उस मिडल से पहले है। लेट सपोज वो उस मिडल के बाद है, तो आप मिडल और उससे पहले वाली जो किताब थी उस सारे को छोड़ दें, इग्नोर कर दें, भूल जाएं। बाकी की जो किताब बची है आधी, अब उसके सेंटर मिडल में जाए और अब आप देखें कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो इस मिडल से पहले है कि इस मिडल से बाद में है। तो समझ आ रही है? हर वक्त हर स्टेप पे क्या हो रहा है कि आपने जो चीजें ढूंढनी है वो इनपुट साइज आपका आधा हो रहा है। एक तरीका तो ये था कि आप पहला पेज देखते, फिर दूसरा पेज देखते, फिर तीसरा देखते, फिर चौथा देखते, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां। एक वो ऑप्शन थी। वो फिर बिग ऑफ एन है कि आपको एक एक चीज देखनी पड़ रही है। पर जब आप आधा कर देते हैं तो आपका टाइम बड़ा कम हो जाता है। पहले आप किताब को आधा कर लें बस। अब देखें कि मैंने इस किताब के पहले हाफ को देखना है कि दूसरे हाफ को देखना है। लेट्स सपोज दूसरा हाफ देखना है। अब उस हाफ को हाफ करें और उसमें आप देखते हैं कि इसका मैंने पहला हाफ देखना है कि दूसरा हाफ देखना है। तो हर स्टेप पे आपकी इनपुट आधी हो रही है। इसका रनिंग टाइम कितना होगा, तो वो ये देखें, बिग O ऑफ लॉग ऑफ n। और ये कैसे हुआ है, हम अरे को हर स्टेप में आधा कर रहे हैं और हमने ये देखते हैं कि कितने स्टेप्स के बाद अरे का साइज 1 हो जाएगा और फर्दर वो आधा नहीं हो सकेगा। तो उसका तरीका ये है, लेट सपोज अरे का साइज n है और इसे आप कितनी दफा हाफ कर रहे हैं, या तो एक दफा हाफ करेंगे, या दो दफा हाफ करेंगे, या तीन दफा हाफ करेंगे, या चार दफा हाफ करेंगे। तो बेसिकली आप इस अरे को x टाइम आधा कर रहे हैं। तो x की क्या वैल्यू होगी, यानी कितनी दफा आपने n को आधा किया है कि एंड पे आपका रिजल्ट जो है वो 1 बचा है। इसका एक एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज n 8 है। 8 को आपने पहले डिवाइड बाय 2 किया तो 4 आ गया, 4 को डिवाइड बाय 2 किया 2 आ गया, 2 को डिवाइड बाय 2 किया 1 आ गया। तो दैट मीन्स कि x 3 था। 8 को अगर आप 3 दफा हाफ करें तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
x की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, ये हम पहले कर चुके हैं। बेसिकली इसे ओपन करें तो n इज इक्वल टू 2 पावर x हुआ मल्टीप्लाई बाय 1 को तो इग्नोर कर दें बेशक। तो n इज इक्वल टू 2 पावर x। अब आपने अगर x फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 2 को n की बेस में लिख देंगे। यस बेसिकली अब ये मैं लिख लेता हूं कि x 2 पावर x इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू n log बेस 2। यानी इस चीज को मैं फिर बता दूं, लेट सपोज ये आपका एक अरे है जिसमें 8 वैल्यूज है। चलिए लेट सपोज 5 है। पहले आप 5 को हाफ करेंगे तो क्या बच गया, 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2 बच गया। तो यानी लेट सपोज आपने नंबर फाइंड करना है 50, तो आप इसे हाफ कर लें। आपका 50 जो है वो इससे इधर एग्जिस्ट करेगा कि इससे इधर एग्जिस्ट करेगा। तो पहले स्टेप में आपको पता लग गया कि वो यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो आपने क्या किया, आपने इस सारे को इग्नोर कर दिया। अब आपका अरे साइज 2 बचा है, तो 2 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका 1 आ जाता है। यानी अब आपने देखना है कि 50 जो है इधर है कि 50 इधर है, तो वो आपको पता लग जाएगा यहां पे आ रहा है। अब इसको फर्दर स्प्लिट करने की कोई तुक बनती है नहीं। अगर नंबर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसका मतलब है पूरे अरे में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यही बात है जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं कि हर स्टेप पे आप अरे को हाफ करेंगे और ये इतनी दफा करेंगे कि एंड पे यहां तो अरे में कोई सेल ना बचे, यहां अरे में सिर्फ एक सेल बच जाए। और फिर आप देख सकते हैं कि वो सेल था कि नहीं था। अगर वो भी नहीं था तो इसका मतलब है कि आपका अरे में वो वैल्यू थी ही नहीं। और लाजमी नहीं है कि आपको इतने ज्यादा स्टेप्स में जाना पड़े। ये भी पॉसिबल है कि आपने जो नंबर ढूंढना था, लेट सपोज आपने नंबर 9 सर्च करना था, तो 9 आप पहले जब सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि पहला जो आपने मिडिल वाला सेल देखे वहीं पे 9 पड़ा हुआ है, तो आपका प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं वर्स्ट केस में, कि वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तो नंबर एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो नंबर नहीं एग्जिस्ट करता। तो वो हमने जो बात की है वो ये है कि आप n अरे साइज को हाफ करेंगे x टाइम्स। पहले हाफ किया, फिर अगले स्टेप पे हाफ किया, फिर अगले स्टेप पे हाफ किया, और आपने फाइंड करना है कि कितनी दफा हाफ करेंगे कि आपका जो एंड पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो 1 या 0 रह जाए। और इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये क्या बन जाता है, ये चीज क्या बन जाती है कि 2 पावर x इज इक्वल टू n, और इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है तो वो क्या बन जाता है कि x इज इक्वल टू log ऑफ n, और ये 2 उधर आ गया, log ऑफ n बेस 2। तो क्लास ये एक एग्जांपल है आपके ऐसे एल्गोरिथम का जो कि log ऑफ n बेस 2 टाइम ले। ठीक है, यानी ये लॉग टाइम एल्गोरिथम है। अभी तक हमने जितने एल्गोरिथम किए थे, जहां वो कांस्टेंट टाइम थे, जहां वो n टाइम थे, या n स्क्वायर टाइम थे, या n क्यूब वाला भी हमने देखा था। लॉग ऑफ n हमने एक्चुअल इसकी एप्लीकेशन ही देखी थी, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ गया है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जहां पे इनपुट साइज जो है वो हर स्टेप के ऊपर हाफ हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि चांसेस आर के इस प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम है वो लॉग ऑफ n होगा। Any question, class? No, Any sir. question? All right then, take care. Allah Hafiz. Sir.